नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 12वीं की विषय हिंदी के पाठ संख्या 12, जो कि एक भाषण है और लिखित रूप में है, कृष्ण कुमार का भाषण है गांव के बच्चों की शिक्षा नाम की। इसके द्वितीय भाग को पढ़ेंगे। प्रथम भाग में हमने पढ़ा है पिछली कक्षा में कि कृष्ण कुमार अपने भाषण में एक कमारा ले नाम के अफ्रीका के लेखक जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए, उनकी चर्चा की है। उनके आत्मकथा के विषय में बताया है। साथ ही साथ यह भी बताया है कि कमारा ले की जो माँ थी, उन्हें बहुत अफसोस होता है कमारा ले को प्राथमिक विद्यालय में नामांकन कराने के पश्चात, क्योंकि कमारा ले उच्च शिक्षा के लिए फ्रांस चले जाते हैं और उनकी माँ का यह मानना था कि अब यह मेरा बेटा न मेरे गांव का होगा, न मेरे समाज का और न ही मेरे देश का। कहीं ना कहीं यह शिक्षा की विसंगति को उनके शब्द दर्शाता है। यह बताता है कि यह शिक्षा की ही विसंगति है कि जो बच्चे यहाँ शिक्षित होते हैं, पढ़ते हैं, फिर यहाँ के विकास में न लग करके वापस वे दूसरे देश के विकास में संलग्न हो जाते हैं। ऐसी शिक्षा आगे चलकर एक अस्त्र का ही काम कर रही है, जो कि हमारे समाज के लिए आदर्श होना चाहिए था, हमारे समाज के लिए जो कारगर सिद्ध होना चाहिए था। आज वही लोग हमारे समाज से कटे जा रहे हैं और वे एक नए समाज के अंग बनते जा रहे हैं। आगे इन्होंने और भी कई बातें की थी, जिसे हमने कक्षा में पढ़ लिया है प्रथम भाग के अंतर्गत। आइए अब हम द्वितीय भाग की ओर चलते हैं। कृष्ण कुमार अपने भाषण में कहते हैं कि इस समूचे परिदृश्य में प्राथमिक शिक्षा को अधिक कारगर बनाने की जरूरत एक बहुत बड़ा सवाल है। प्राथमिक शिक्षा कोई अजूबा या दूर की कौड़ी नहीं है, बल्कि उसी संदर्भ में जन्म लेती है जो हमारे इर्द गिर्द रचा जा रहा है। आज जब आप प्राथमिक शिक्षा में हस्तक्षेप कर शिक्षा की मौजूदा व्यवस्था पर सामुदायिक दबाव बढ़ाकर उसे अधिक कारगर बनाने की बात करते हैं, तो प्रश्न उठता है कि हमारे सामने इस हस्तक्षेप के लिए आज कौन से मुद्दे सबसे प्रमुख होने चाहिए। मेरी राय में दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हमें इन मुद्दों को ढूंढना होगा। इनमें से एक है शिक्षा पर नौकरशाही के प्रभुत्व को कम करने का मुद्दा। अगर हमारे देश में बड़े बड़े कमीशनों और कमेटियों द्वारा सुझाए गए शैक्षिक सुधार एक के बाद एक असफल रहे, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हमारी शिक्षा पर हावी अफसरशाही है, जिसका अनुभव आपको पंचायतों में काम करते हुए हो गया होगा। तालीम से मुखातिब होने पर पाया जाता है कि नौकरशाही का शिकंजा अच्छे से अच्छे सुझावों और संभावनाओं को कुचल देता है, क्योंकि कोई अफसर नहीं चाहता कि उसकी ताकत कम हो। नौकरशाही के खिलाफ इस संबंध में प्राथमिक स्कूल का अध्यापक आपका साथी है, शत्रु नहीं। पिछली कई पीढ़ियों से शिक्षा की विफलताओं का दोष प्राथमिक शाला के शिक्षकों पर मढ़ा जा रहा है। आप भी उन्हें दोष देने के आदी हो जाएंगी। यह एक बड़ा प्रश्न है कि आप इन्हें अपना शत्रु मानेंगी या साथी समझकर सामाजिक संघर्ष की प्रक्रिया में शामिल करेंगी, जिसमें हर स्तर पर जागरूकता की ज़रूरत है। देश में घुटने टेक देने की स्थिति पैदा हो रही है, जिसमें अगर हम अपने सहयोगियों से लड़ते रहेंगे तो हमारी परिस्थिति वैसी ही होगी जैसे पिछले 5 दशकों से है, जिसमें अच्छे से अच्छा शैक्षिक सुधार भी कुछ महीनों तक चलकर समाप्त हो जाता है। देश में आज प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विदेशी धन आया हुआ है। इस विदेशी धन को खर्च करने में हमारे विधायक, मंत्री और अफसर दिन रात व्यस्त हैं। क्या आपको मालूम है कि वे व्यस्त क्यों हैं? यह धन किस तरह खर्च होता है? एक कमेटी ने पता लगाया था
कि प्रत्येक 1 रुपया जो समाज पर खर्च करने के लिए सरकार से आता है, उसका 30 पैसे से कम लोगों तक पहुंचता है। प्राथमिक शिक्षा के लिए विदेशी धन क्यों आया है? इस धन के पीछे आर्थिक उदारीकरण से जुड़ी हमारे देश की व्यवस्थाएं और हमारे राजनीतिज्ञों द्वारा विश्व बैंक के सामने घुटने टेकने की समूची घटना शरीक है, जिस पर कभी हमारी संसद ने ईमानदारी से चर्चा नहीं की। हम में से बहुत लोग इसे आलोचना का विषय नहीं बनाते, क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद शिक्षा का इससे कोई संबंध नहीं है, बल्कि सिर्फ इस बात से है कि जब पैसा आ ही गया है तो उसे खर्च कैसे किया जाए। स्पष्ट है कि यह पैसा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को जन्म दे रहा है। जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहाँ हिंसा होगी, और जहाँ हिंसा होगी वहाँ महिलाओं पर ही अधिक होगी, यह मानकर चलना होगा। इसलिए हर एक गाँव में इस सवाल को विचार का विषय बनाना पड़ेगा कि क्या हम अपने बच्चों का लालन पालन, उनकी शिक्षा अपने साधनों से नहीं कर सकते? अगर आज यह स्थिति है कि हमको कुछ विदेशी संस्थाओं ने धन दिया है, तो हमारे पास यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि यह धन किस तरह खर्च होगा। आज इस धन का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा के सबसे गैर जरूरी कामों पर खर्च हो रहा है। बड़े बड़े लोगों का आना जाना, बड़ी बड़ी गोष्ठियों में भाग लेना, बड़ी तादाद में लोगों को अपनी सलाह के लिए पैसे लेना, जिसको आज कंसल्टेंसी फीस भी कहते हैं, इसी सब में खर्च हो जाता है। और गिना चुना पैसा ही हमारी उन धूल धूसरित प्राथमिक शालाओं में पहुंचता है, जहां कहा जाता है देश का भविष्य पल रहा है। इस पहलू पर पंचायतें तभी प्रश्न उठा पाएंगी जब वे अपने आप को तैयार करेंगी। जो प्रश्न कल तक सरल दिखता था, वह आज बहुत जटिल हो चुका है। प्राथमिक शाला का शिक्षक इस प्रक्रिया का उतना ही मारा हुआ है जितना उत्पीड़ित वर्ग का वह बालक या बालिका जिसको स्कूल में दाखिला होते ही निकालने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। असफलता के वे ढांचे हमारी प्राथमिक शिक्षा में पहले से ही विद्यमान हैं, जिनके रहते कोई बच्चा कक्षा 1, 2, 3 से गुजरते हुए बगैर अपमानित हुए आगे नहीं बढ़ सकता। आपको मालूम है कि 2/3 छात्र 8वीं तक पहुंचने के पहले ही शाला छोड़ देते हैं। देश के बहुत बड़े इलाके में इन बच्चों का अनुभव प्राथमिक शाला के शिक्षकों के अनुभव से भिन्न नहीं है। यद्यपि शाला की परिस्थिति में शिक्षक ही बच्चे पर अत्याचार करता हुआ दिखाई देता है। सच्चाई यह है कि शिक्षक स्वयं उपेक्षा और तिरस्कार का मारा है। उसकी ट्रेनिंग और तैयारी उतनी ही लचर है जितनी उसकी हैसियत, मगर वह अपनी लड़ाई लड़ने की जगह बच्चे पर गुस्सा उतारता है। मुझे लगता है कि प्राथमिक शाला के शिक्षकों के साथ चलकर शिक्षा की समस्याओं तथा उसकी लाचारी को समझना पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह शिक्षा के कर्म का देश में अवमूल्यन हो रहा है, वह किसी से छिपा नहीं है। कुछ प्रदेशों में आज खुलेआम शिक्षकों को 500 रुपये महीने का वेतन देकर नियुक्त किया जा रहा है। यह वेतन अब 1200 रुपये किए जाने की संभावना है। यह राशि हाल में कुछ और बढ़ा दी गई है। आप सोच सकते हैं ऐसी स्थिति में पढ़ाना कितना आदरणीय बन सकेगा और किन परिस्थितियों में शिक्षक उन नौकरशाहों से जूझ सकेंगे जो हजारों रुपए पाकर केवल हुक्म चलाते हैं। यह एक पुरानी गुत्थी है। अगर इसको सुलझाना है तो प्राथमिक शाला के शिक्षक पर दोषारोपण करने की जगह उसके साथ मिलकर उसकी मजबूरी और लाचारी को समझने का सिलसिला शुरू करना होगा। प्राथमिक शालाओं में महिला शिक्षकों के ऊपर भी कोताही और लाचारी के दोष
अक्सर लगाए जाते हैं। आप उनकी स्थिति को कभी उनके दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक ऐसा रास्ता खुलेगा जिसमें शिक्षक स्वयं संगठित होकर आपके साथ आएंगे। बच्चों, अभी अभी हमने भाषण के तृतीय अंश को पढ़ा। हमने देखा और जाना कि कृष्ण कुमार बड़ी बारीकी से शैक्षणिक प्रक्रिया में जुड़े हुए कई संस्थाओं, कमेटियों, नौकरशाहों, अफसरों, विधायक, मंत्री, पंचायतों और विदेश से आए हुए धनों की भी चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि शैक्षणिक प्रक्रिया जितनी सरल होनी चाहिए, ठीक उसके विपरीत उतनी ही वह जटिल हो गई है। कारण केवल बच्चे की शिक्षा पर केंद्रित न होना। यदि शैक्षणिक प्रक्रिया केवल शिक्षक और बच्चे इन दोनों के बीच होती तो यह प्रक्रिया बहुत ही आसान होती, किंतु यह एक पुरानी गुत्थी है, बिल्कुल उलझी हुई, जिसे सुलझाने के लिए शिक्षकों के साथ, महिला शिक्षकों के साथ और उन बच्चों के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। किंतु यहाँ यह जुड़ाव है ही नहीं। वे कहते हैं कि प्राथमिक शाला के शिक्षकों पर यह दोष मढ़ दिया जाता है कि जो बच्चे असफल हो रहे हैं उनके कारण में वे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कृष्ण कुमार का मानना है कि हमारे पास जो संचित धन है, हम क्यों नहीं उसी से बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं। उन गांव में, उन कस्बों में जो संसाधन हैं, उन्हीं संसाधनों को पर्याप्त क्यों नहीं माना जा रहा है। जैसे ही विदेशी धन आते हैं, उन्हें खर्च करने के कई उपाय बैठा दिए जाते हैं और उन्हें खर्च करने के लिए विधायक, मंत्री, कमेटियाँ, अफसरशाही, नौकरशाही सभी लोग लग जाते हैं और भ्रष्टाचार यहीं से शुरू होता है और शिक्षा यहीं से कोसों दूर। कृष्ण कुमार कहते हैं कि यह सोचनीय प्रश्न है, चिंतनीय है। यह चिंता का विषय भी है कि हमारे बच्चे कक्षा 1, 2, 3 तक अपमानित हुए बगैर आगे नहीं बढ़ पाते और 8वीं तक जाते जाते कई बच्चे तो शालाएं छोड़ भी देते हैं। उनका मानना है कि पंचायती राज इन समस्याओं का समाधान कर सकती है, किंतु उन्हें भी यह अधिकार नहीं दिया गया है। उन्हें सचेत होना होगा, जागरूक होना होगा और यह उन पर निर्भर करना होगा कि विदेश से आया हुआ धन यदि किसी गांव, किसी कस्बे, किसी खास तबके के लिए बच्चे के लिए आया है तो उसके धन का खर्च कैसे हो, यह पूर्णतः उन पर निर्भर करे। आइए इस अंश से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखते हैं। कृष्ण कुमार कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा को अधिक कारगर बनाने की ज़रूरत है। प्राथमिक शिक्षा में सामुदायिक हस्तक्षेप से दबाव बढ़ता जा रहा है। सामुदायिक हस्तक्षेप इस मामले में कि विधायक, उस गांव के मुखिया, सरपंच, इनके हाथों में भी कुछ ही अधिकार दिए गए हैं, संपूर्ण अधिकार नहीं है और वे केवल अपनी चर्चा कर सकते हैं। जो उनकी बिल्कुल नींव की आवश्यकता है, जो उनकी बेहद ऐसी आवश्यकता है बच्चों की, जिसे पूर्ण उस गांव और कस्बा का मुख्य व्यक्ति ही कर सकता है, वह भी नहीं कर पा रहा। आगे वे बताते हैं कि नौकरशाही के प्रभुत्व को शिक्षा पर हावी होने से बचाना होगा, क्योंकि नौकरशाही का एक विशेष गुण होता है हुक्म चलाना, और हुक्म चलाकर शिक्षा नहीं दी जा सकती। प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक आपका साथी है, हमारा शत्रु नहीं। कृष्ण कुमार कहते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों पर केवल यह दोष मढ़ दिया जाता है कि उनके कारण बच्चे असफल हो रहे हैं। यही कारण है कि उन्हें साथी नहीं, शत्रु समझा जा रहा है, जबकि आवश्यकता यह है समझने की कि प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक हमारा साथी है, शत्रु नहीं। आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं में वे कहते हैं कि पिछली कई पीढ़ियों से शिक्षा की विफलता का दोष प्राथमिक शाला के शिक्षकों पर मढ़ना गलत है। आर्थिक उदारीकरण के कारण विधायक, मंत्री तथा अफसरों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है।
अगर आर्थिक उदारीकरण नहीं होता तो फिर हमारे देश में हमारे बच्चों को जो गांव में शिक्षा दी जा रही है वह पर्याप्त थी। आगे के कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। कहते हैं कृष्ण कुमार कि विदेशों से आए धन का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा के गैर जरूरी कार्यों पर खर्च हो रहा है। जैसे बड़े बड़े लोग और शिक्षाविद बुलाए जाते हैं और उनके परामर्श हेतु जो परामर्श शुल्क दिया जाता है, साथ ही आना जाना और विदेशी रख रखाव, विदेशी शिक्षा के लिए जो इन्वायरमेंट, जो वातावरण तैयार करना है, उसके लिए सारे पैसे लगा दिए जाते हैं। मूलभूत जहाँ पैसे की आवश्यकता है, जहाँ मूलभूत आवश्यकता है, वहाँ वह खर्च नहीं हो पा रहा है। यह भ्रष्टाचार का ही कहीं ना कहीं एक अंग में शामिल हो चुका है। आगे वे कहते हैं, असफलता के ढांचे प्राथमिक शिक्षा में पहले से ही विद्यमान हैं। वे कोई नए नहीं हैं या फिर प्राथमिक शाला के शिक्षकों द्वारा नहीं बनाए गए हैं, बल्कि यह प्रक्रिया ही बना दी गई है जिसके कारण बच्चे असफल हो रहे हैं। आगे कहते हैं, 2/3 छात्र 8वीं तक पहुंचने से पहले ही विद्यालय छोड़ देते हैं और कम वेतन शिक्षा के गिरते स्तर के लिए भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से हमने तृतीय अंश को जान लिया है, समझ लिया है। आइए अब हम चतुर्थ अंश की ओर चलते हैं। कृष्ण कुमार कहते हैं, शिक्षा को ताकतवर वर्गों की विचारधारा के प्रचार के रूप में इस्तेमाल करने की एक दूसरी परिधि है। इसके भीतर शिक्षा का सामाजिक चरित्र निर्धारित होता है। आज जिस शिक्षा को फैलाने की बात की जा रही है, उसके पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि पाठ्यक्रम में कहीं भी ग्रामीण समाज की छवि नहीं है। यह पाठ्यक्रम पूरी तरह से समाज के शासक वर्गों के जीवन को प्रस्तुत करता है। इस शिक्षा के जरिए उन्हीं की जीवन शैली, विचार, सपने और अरमान हमारे बच्चों तक पहुंचाए जाते हैं और इसलिए ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि कोई होशियार बच्चा गांव में नहीं टिक सकता। कमारा ले की तरह उसको भी गांव छोड़कर शहर और शहर छोड़कर राजधानी तथा राजधानी छोड़कर विदेश जाना पड़ता है। इस पाठ्यक्रम की छवि की विसंगतियों को गहराई से समझने पर आप पाएंगी कि विकास की जो प्रक्रिया 40-50 वर्षों में, खास तौर पर पिछले 30 वर्षों से चली है, उसका सबसे महत्वपूर्ण अंतर्विरोध शिक्षा में ही केंद्रित है। संभव है इस सभा में कहीं टिमरनी से आई साधना बहन बैठी हों, जिन्होंने कुछ समय पहले एक लेख लिखकर हरित क्रांति द्वारा प्रोत्साहित सोयाबीन की खेती के दुष्प्रभावों पर टिप्पणी की थी। उनके अनुसार हरित क्रांति के नाम पर जो प्रक्रिया 60 के दशक में शुरू हुई थी, उसके चलते एक तरफ गांव में गरीबी और विषमता बढ़ी है तो दूसरी तरफ अमीर लोग पहले से अधिक अमीर हुए हैं। इस हरित क्रांति की वजह से हमारे गांव की ज़मीनें बर्बाद हुई हैं। नई नई फसलें जिनका हमारे देश की आबो हवा से कोई संबंध नहीं था, नकदी फसलों का प्रलोभन बताकर बोई गई। उन फसलों की बदौलत जिनमें सोयाबीन प्रमुख है, देश की मिट्टी कई जगहों पर एकदम अनउर्वर होने के करीब पहुंच गई है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से पानी और मिट्टी के विषैले होने का खतरा है। यदि हम पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और समाज में समता के मूल्यों को स्थापित करने की बात नहीं करेंगे तो शिक्षा इस विनाश की ओर और भी तेजी से फैलाएगी। एक शिक्षक के नाते ऐसा कहते हुए आपके सामने मुझे कष्ट तो बहुत होता है, पर संकोच नहीं, क्योंकि आप ही शायद अब भारत में निर्णय प्रक्रिया की वह तह हैं जहाँ पर कोई नई बात कही जा सकती है। वरना ऊपर के स्तरों पर तो मंत्रियों की चाटुकारिता और विभागीय अफसरों के तलवे चाटने की प्रक्रिया में ही शिक्षा दर्शन खत्म हो जाता है। आज इस बात को
आप ही नए सिरे और निचले स्तर से शुरू कर सकती हैं। क्या वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर आज़ादी के बाद गांव से विस्थापन हुआ, जिसकी सीधी सीधी मार बचपन पर पड़ी? क्या वजह है कि इस विकास प्रक्रिया का सबसे कम लाभ ग्रामीण जनता को मिला, जो आज भी बार बार बजट में सब्सिडी की मांग करती है और इस सब्सिडी की बैसाखियों के सहारे ही जीती है? क्या वजह है कि 50 वर्ष के बाद भी आज़ादी के आंदोलन के दौरान उठा ग्राम स्वराज का नारा एक प्रवंचना बनकर रह गया है? बच्चों, हमने अभी अभी चतुर्थ अंश को पढ़ा और कृष्ण कुमार के जो चिंता है उसको जाना। ये महिला पंचों से बात कर रहे हैं और महिला पंचों में ही एक साधना बहन बैठी हैं जिनको वो संबोधित भी करते हैं। वे कहते हैं कि हमारे बीच साधना बहन बैठी हैं जिन्होंने हरित क्रांति पर एक लेख लिखा था और वे सभा में यह बात रखते हैं कि उन्होंने बताया कि सोयाबीन की खेती हुई। हरित क्रांति 60 के दशक में हुई थी और सोयाबीन को हमारे लिए पौष्टिक बताकर उसकी खेती आरंभ कर दी गई, किंतु वह हमारे देश की मिट्टी, आबो हवा, जलवायु, पर्यावरण के अनुकूल नहीं थी वह खेती। फिर भी वह की गई, जिसका एक दुष्प्रभाव यह हुआ कि कई सारे खेत, कई ज़मीनें, कई मिट्टियाँ अनउर्वर हो गई। वे बताते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि पर्यावरण की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से जो विदेशों में चल रहा है वो हमारे देश में भी लागू हो और हमारे लिए अच्छा साबित हो। उन्होंने इसे एक उदाहरण के रूप में बताया था। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हमारे ग्रामीण समाज को लेकर के कोई बात नहीं की जाती। शिक्षा में जब बातें की जा रही हैं तो ऐसे समाज की बातें की जा रही हैं जो कहीं न कहीं ग्रामीण समाज से बहुत दूर हैं। हमारे 75% जनता ग्रामीण जनता है। कृष्ण कुमार बात बताना चाहते हैं कि गांव भारत की आत्मा है, तो निश्चित तौर पे ग्रामीण भी भारत की ही आत्मा है। और हम जिस ग्रामीण समाज की बात कर रहे हैं, जिस ग्रामीण समाज के लोगों की शिक्षा की बात कर रहे हैं, वहाँ तक वह शिक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही। स्थानीय परिवेश की शिक्षा बच्चों को मिल ही नहीं पा रही। जो बच्चे अपने स्थान से नहीं जुड़ सकेंगे वो भला दूसरे स्थान से क्या जुड़ेंगे? वे पूछते हैं, एक प्रश्न रखते हैं सभा के बीच में कि आज ये जो नई सोच है, जो नया निर्णय लेना है, वे पंच नहीं निर्णय लेंगे तो भला कौन लेगा? क्योंकि ग्रामीण सभाएं और ग्राम स्तर पर केवल पंचायती राज को कार्य करने का अधिकार दिया गया है। कृष्ण कुमार महिला पंचों से अनुरोध करते हैं कि आप जाएं, ऊपर के स्तर पर अपनी बात रखें और यहाँ की आवश्यकताओं को वहाँ बताएं, क्योंकि नौकरशाही, अफसरशाही तो तलवे चाटने का काम कर रहे हैं। मंत्री, विभाग केवल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जो पैसे विदेश से आ रहे हैं उन्हें खर्च कैसे किया जाए इसकी योजना बनाई जा रही है, न कि इसकी योजना बनाई जा रही है कि जो हमारे बच्चे अशिक्षित हैं, जो संसाधनहीन हैं, उन्हें कैसे हम शिक्षा उपलब्ध कराएं और संसाधन उपलब्ध कराएं। बच्चों, चतुर्थ अंश को हमने कुछ इस अर्थ में समझा है। आइए इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। बच्चों, चतुर्थ अंश के कुछ प्रमुख बिंदु आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। एक बार हम पुनः इस पर चर्चा कर लेंगे। प्रथम बिंदु में कहते हैं कि पाठ्यक्रम में ग्रामीण समाज की छवि का अभाव है। निश्चित तौर पर ऐसे समाज की बात की जा रही है पाठ्यक्रम में जहां ग्रामीण समाज कोसों दूर है। पाठ्यक्रम में समाज के शासक वर्गों का अधिक चित्रण किया गया है। अनेक विसंगतियां हैं। टिमरनी की साधना बहन के हरित क्रांति के संबंध में भी विचार दिए गए हैं इस अंश में। हरित क्रांति 60 के दशक में शुरू हुई, जिसके कारण गांव में गरीबी तथा समाज में आर्थिक विषमता बढ़ी। जो लोग खेती करते थे और सोयाबीन की खेती के पश्चात उनकी ज़मीनें, खेतें अनउर्वर हो गई, उन्हें गांव से पलायन करना पड़ा। शिक्षा के जरिए पर्यावरण,
प्रकृति संरक्षण और समाज में समता के मूल्य स्थापित करने की बात की जानी चाहिए। शिक्षा वह केंद्र बिंदु होना चाहिए जहाँ से पर्यावरण की भी बात की जाए, प्रकृति संरक्षण की भी बात की जाए, समाज में समता संबंधी मूल्यों की स्थापित करने की बात की जाए, साथ ही साथ नैतिक मूल्यों की भी बात की जाए। शिक्षा एक केंद्र बिंदु है जहाँ से समाज के समग्र विकास की बात की जा सकती है, और वही शिक्षा का, जब शिक्षा के विषय की बात होती है तो वहीं उपेक्षित हो जाती है। आगे कहते हैं कृष्ण कुमार कि आज़ादी के बाद गांव से अधिकाधिक विस्थापन हुआ। इस पर वह चर्चा करते हुए बताते हैं कि आखिर आज़ादी जब हमें मिल गई और हम स्वतंत्र हो गए तो फिर हमें तो गांव में और टिकना चाहिए था, अपने समाज से और बंधना चाहिए था। किंतु इसके ठीक विपरीत हुआ कि आज़ादी के बाद गांव से विस्थापन हुआ, लोग अपनी आजीविका के लिए, शिक्षा के लिए बाहर की ओर चले गए, दूसरे जगह चले गए। तो बच्चों, ऐसी कई चिंता के जो विषय हैं उन्होंने ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे कृष्ण कुमार ने भाषण में रखा। पर्यावरण संबंधी, शिक्षा संबंधी, ग्रामीण परिवेश संबंधित हमारे पाठ्यक्रम के विसंगतियों को लेकर के उन्होंने कई चर्चाएं की। आगे भी वे 5वें अंश में अपने विचार रखते हैं, किंतु 5वां अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।